सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आप सभी अब फिफ्थ सेम में आ चुके हो और मतलब हो गया आपके फिफ्थ सेम को स्टार्ट हुए 1 महीना सा हो गया। आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो लेक्चर्स का जैसे आप सभी को पता है हमारी सारी सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट है, कुछ कवर भी हैं। लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री तो पूरी कवर है, 5 यूनिट के लेक्चर्स आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट्स की भी एक एक दो दो यूनिट कंप्लीट है। बट एक हमारी ऐसी सब्जेक्ट थी जो हमने स्टार्ट ही नहीं करी थी पिछली बार। वो कौन सी थी? वो थी हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1। ठीक है, सबको दिख भी रहा होगा यहाँ पर टॉपिक के नेम से ही। तो आज हम इस किसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 को स्टार्ट करेंगे। और कोशिश ये रहेगी आज की इस वीडियो में, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नो डाउट, बट हम एक क्या ट्राई करेंगे कि पूरी यूनिट 1 एक वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है, अब देखो ये मत समझना कि वीडियो बेकार होगी, बोरिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल टॉपिक को ऐसे समझेंगे, लाइक कंसेप्ट समझा, टॉपिक खत्म। ठीक है, लाइन टू लाइन रटाने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ कंसेप्ट को समझाने आया हूँ। और ये जितने भी आप नोट्स देखोगे यहाँ पर वीडियो में, सब आपको नोट्स अवेलेबल होंगे हमारे व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो मैं आपको पहले एक ये दिखा देता हूँ, यूनिट नंबर 1। अभी मेरे पास ऐसे ही देख लो आप, देखो बस नेम देख लो। पहला चैप्टर है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। फिर इसके अंदर हमको 2 चीज़ें पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आप पढ़ चुके हो तो इनको देख लेंगे, वैसे लिखा हुआ है सब देख लेंगे, डोंट वरी। फिर BCS क्लासिफिकेशन देखना है और कुछ एप्लीकेशन वगैरह देखनी है। ठीक है, अभी मेरे पास सिलेबस नहीं है प्रिंट आउट, बट आप सभी के पास प्रिंट आउट सिलेबस होगा, आई नो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या। देखो वर्ड में आ रहा है इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो इजी से इजी समझेंगे, डोंट वरी, बस वीडियो में बने रहें। और देखो जिसको लग रहा है ना कि हम भी वीडियो लंबी हो जाएगी, हम एक साथ नहीं देखें, आप एक साथ मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लो। अभी मान लो कि 2 टॉपिक अभी कवर कर लो, 2 टॉपिक रात को कवर कर लेना। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। देखो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मेसी का तो मीन्स आपको पता है हमारे फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल का मीन्स आप समझ गए होगे, ये है हमारा इंडस्ट्री पर रिलेटेड। ठीक है, अब इंडस्ट्री कौन सी? इंडस्ट्री आ जाएंगी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हमारे क्या क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? टैबलेट बनती हैं, कैप्सूल्स बनते हैं, मतलब जितने भी हमारे डोजेस फॉर्म्स होते हैं वो सब हमारी मैन्युफैक्चरिंग का होते हैं, इस इंडस्ट्री में ही होते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट ही इंडस्ट्रियल फार्मेसी है तो हमको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यही पढ़ना है आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट तो आ जा रहा है हमारे पास, इसका इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, इसकी हम क्वालिटी चेक कैसे कर रहे हैं। अभी आप सिलेबस आगे जाके देखा होगा ना कि हमने इवैल्यूएशन पढ़ना है, किस जैसे इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल, तो उसमें हम कुछ टेस्ट देखेंगे जिनसे हम इसको इवैल्यूएट कर पाते हैं अपने डोजेस फॉर्म को। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे जाने के बहुत काम आएगा और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लेके, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ो इस सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो करते हैं हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट। देखो सबसे पहले आपका टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। नाम से समझ लो, फिर मैं आपको वैसे समझाता हूँ थोड़ा। देखो ब्रेक डाउन करो नाम को, प्री प्लस फॉर्मुलेशन। प्री मतलब हो गया बिफोर, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। फॉर्मुलेशन ऐसे करते हैं ना कि एक, जैसे आपने फर्स्ट सेम में देखा था, फॉर्मुलेशन कर रहे हो, सिरप का फॉर्मुलेशन कर रहे हो, इमल्सन का, तो बना ही तो रहे हो, वहाँ पर किसी चीज़ का फॉर्मेशन ही तो कर रहे हो। ठीक है भाई, प्री मतलब सबको पता है बिफोर। देखो अब पहले ये समझ लो बस ये डेफिनेशन, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बिफोर इट्स कंपाउंडिंग प्रोसेस टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म। अब हम डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे आखिर ये प्री फॉर्मुलेशन है क्या। देखो मान लो ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि देखो आपका कोई घर बनना है। ठीक है, ये घर समझ लो ऐसा ही, ठीक है, टेम्परेरी घर समझ लो। अब घर समझ लो, अब मान लो 2 कंडीशन इसमें हम निकालते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन समझो कि एक जो इसको बनाने वाला है, मिस्त्री वगैरह जो है, वो क्या करता है, पहले से ही सब कुछ बता देता, जो मकान मालिक है इसका, जो घर बनवा रहा है अपना, वो जो मिस्त्री रहता है उसको बता देता है, हाँ भाई इतना ईंट चाहिएगा, इतना हमको सीमेंट चाहिएगा, इतने सरिये चाहिएंगे, सब कुछ बता देता है, सब कुछ। ठीक है, मतलब जो जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो जो नीड है जिसकी, वो सब कुछ यहाँ पर बताकर मकान मालिक को बता देता है, बस इतना समझो। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, दूसरे को कुछ पता ही नहीं है, जो मान लो जो मकान मालिक ने लाके धर दिया वो उसी से स्टार्ट हो गया। अब मान लो भाई घर बनाने के लिए सब चीज़ चाहिएंगी ना, अब मकान मालिक ने इसको दी बस ईंट। अब ईंट से तो मकान नहीं बन जाएगा, इसने क्या करा है, पहले मिस्त्री ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर दिया है।
ठीक है, मतलब इसने मतलब बिफोर बिल्डिंग द हाउस पहले ही सब कुछ डिजाइन कर दिया है, सब कुछ बता दिया है, सब कुछ ये पहले से ही प्री प्लान करके चला है मतलब चीज़ों को। ठीक है, तो अब घर किसका बनेगा अच्छा, सोचने वाली बात है ना, घर किसका बनेगा अच्छा, घर ऑब्वियसली इस 1 नंबर वाले का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई इसने प्री प्लान करके रखा था सब चीज़ें। अब मान लो सब चीज़ जब इसने पहले से ही प्री प्लान कर दी तो मकान मालिक ने क्या करा, सब चीज़ ला के धर दी इसके पास। अब ये जब इसके पास सारी चीज़ें हैं तो इसको कोई नीड नहीं है दोबारा, अब ये अपना मकान पर फोकस करेगा। अब बट इसके पास सिर्फ ईंट है, अब इसको नीड पड़ेगी बाद में सीमेंट की तो ये सीमेंट मंगवाएगा फिर ऐसे। ठीक है, अब प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ हमारा इसलिए कंसेप्ट आया है, जैसे कोई डोजेस फॉर्म होती है, मतलब ये टैबलेट आप समझ लो, ठीक है, ये कोई भी टैबलेट है, अब ये बाद में मतलब बन जा रही है ये, ठीक है, डन है, इसके मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, मार्केट में भी आ गई, ये समझो मार्केट में भी आ गई है। अब क्या हो रहा है, इसकी कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जा रही है। ठीक है, हमने जो पहले क्या होता था कि पहले प्री फॉर्मेशन पहले स्टडीज़ पहले तो नहीं थी, तो पहले क्या होता था ऐसे ही बिना प्री प्लान करे ड्रग्स को बना देते थे, बट बाद में जाके दिक्कत ये होती थी कि कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड आया है हमारा फिर प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब प्री फॉर्मुलेशन नाम से समझ लो बिफोर फॉर्मेशन। तो हम कोई भी ड्रग है, मान लो हम कोई भी ड्रग, इसको बनाने से पहले ही हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक ड्रग, मैं कुछ भी नहीं पता मुझे, मैं एक ड्रग बनाकर मार्केट में भेज दे रहा हूँ, फिर इसकी टेस्टिंग हो रही है, भाई खतरा है ना पूरा। अब आप समझो कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आप सीधा सीधा ड्रग बना दे रहे हो, तो मार्केट में जो उसका लेगा, कंज्यूमर जो होगा, पेशेंट जो होगा, उसके लिए तो खतरा है। अब दूसरा बंदा वो है जो पूरी स्टडी करके पहले से ही सब कुछ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले से ही सब कुछ देखा भाली करके जब बना रहा है ड्रग को, तो ये इफेक्टिव भी होगी, सेफ भी होगी और मोर यूजेबल होगी। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कहने का मतलब यही है कि पहले से ही फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी, ड्रग की, जो हम ड्रग बना रहे हैं उसकी पहले से ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को पढ़ ले बिफोर इस कंपाउंडिंग प्रोसेस। कंपाउंडिंग प्रोसेस यानी कि बनाने से पहले। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो ड्रग रहेगी वो डेवलप होगी एक सेफ, एक इफेक्टिव और एक स्टेबल डोजेस फॉर्म के रूप में। ठीक है, आ गया समझ में प्री फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है। इट इज़ द फर्स्ट फेज यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ड्रग। देखो मैंने आपको बता दिया, पहले हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ नहीं होती थी, तो पहले हम ऐसे ही बनाते थे फिर टेस्ट करते थे, नहीं, बट अब से क्या हो रहा है, अब फर्स्ट स्टेप जो पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का जो फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट स्टेप ही वो प्री फॉर्मुलेशन ही बन चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100% आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब समझते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव, आखिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पढ़ रहे हैं कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी है, पहला काइनेटिक्स, जो ड्रग की काइनेटिक होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकता है प्रॉपर्टी। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो उसकी काइनेटिक, स्टेबिलिटी, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ पहले से ही अच्छा रहेगा, डिटरमाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ का ही मतलब यह है कि पहले से ही हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं और रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हम पहले से ही पढ़ सकते हैं। और फिर देखो जब पहले से ही सब कुछ डिजाइन कर रखा है तो सिग्निफिकेंट डाटा भी हमको प्रोवाइड होगा। ठीक है, टू स्टेबलाइज द कंपेटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपेंट, पहले से ही हमको पता है तो एक कंपेटिबिलिटी वहाँ पर सिचुएटेड हो जाएगी। ओके, टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ड्रग सब्सटेंस, वहाँ पर हम फिर ड्रग सब्सटेंस के लिए एक करेक्ट फॉर्म भी चूज़ कर सकते हैं, आखिर ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगी या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ऐसे। ओके, अब देखते हैं आखिर इसका गोल क्या है, किसका, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ का गोल क्या है। अभी हमने क्या समझा, ऑब्जेक्टिव, गोल इसका वही है, टू डेवलप स्टेबल, सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बना सकें, ड्रग को इफेक्टिव बना सकें और स्टेबल बना सकें। टू ऑब्टेन मैक्सिमम बायो अवेबिलिटी एंड थेराप्यूटिक यूजेज, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बायो अवेबिलिटी रहे और थेराप्यूटिक यूजेज रहे। टू डेवलप वेरी लॉस टॉक्सिक ड्रग, हम इससे क्या होगा, देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि पहले से ही जब हम डिज़ाइन कर लेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को तो उससे लोगों को नुकसान कम पहुंचेगा, क्योंकि पहले से ही हमको पता था ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, तो उसको हमने पहले से ही सुधार दिया, ड्रग के अंदर आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा ड्रग का फिर सो बाद में।
अब देखो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आपने समझ लिया, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। आखिर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पहले से ही प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के दौरान पढ़ते हैं। फिजियोकेमिकल का मतलब वही फिजिकल और केमिकल, दो चीज़ें से मिलकर बना है फिजियोकेमिकल। अब देखो आगे जाके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं पहले सेमेस्टर से ही, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस मैं आपको समझाता चलूँगा, आप समझते चलेंगे, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेडिसिन इट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, आखिर जब भी कोई मेडिसिन को डेवलप करने जा रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल और केमिकल। देयर आर मेनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग दैट इज इवेल्युएटेड इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब वही प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। देखो फिजिकल और केमिकल, पहले सिर्फ बात करेंगे हम फिजिकल वाले पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी फॉर्मुलेशन एंड मे ऑल्सो अल्टर द बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सबको पता है, उसके ड्रग के स्ट्रक्चर को, ड्रग की स्टेबिलिटी को, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी ड्रग की बायोएबिलिटी को कम कर सकती हैं, अल्टर कर सकती हैं, यानी कि चेंज कर सकती हैं। हैंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग आर इंपॉर्टेंट इन द डोजेज ड्रग डिजाइन। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डोजेज ड्रग डिज़ाइन के रूप में, ठीक है। अब देखो आपके सिलेबस में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भर दिए हैं ऐसे ही, बट मैंने यहाँ पर एक बेल लेवल में क्लासीफाइड करा हुआ है इन चीज़ों को, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, और ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हमारे व्हाट्सएप पर हो जाएंगे। देखो 4 तरह की हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक, सेकंड बल्क कैरेक्टराइजेशन, थर्ड सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, फोर्थ है स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब एक एक करके देखते हैं। अब देखो इन चारों के अंदर भी प्रॉपर्टीज आएंगी और, ठीक है, तो ध्यान देना। फर्स्ट देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। नाम को समझो, ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि ऑर्गेनो ऑर्गन से आया, लेप्टिक का मतलब होता है लवर, ठीक है, मतलब ऑर्गन लवर। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम अपने ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, लाइक उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, इन सब चीज़ों को हम अपने ऑर्गन से एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे आई से हम देख सकते हैं उसका कलर क्या है, अपनी टंग से देख सकते हैं उसका टेस्ट क्या है, अपनी नोज से देख सकते हैं उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। यहाँ पर वही बात है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, आई अपीलिंग कलर होना चाहिए, मतलब आई में, मतलब आँख में चुभे ना कलर, ऐसा होना चाहिए। ऑर्डर और टेस्ट शुड भी प्लीजेंट हमारा टेस्ट होना चाहिए, प्लीजेंट ही हमारा ऑर्डर होना चाहिए उसका, और उसमें इम्प्योरिटीज़ एब्सेंस होनी चाहिए, मतलब इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, पहली प्रॉपर्टीज होती है ख़त्म यहाँ पर। सेकंड प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मैं, वो बल्क कैरेक्टराइजेशन स्टडीज़। बल्क का मतलब समझ रहे हो, चीज़ों को इकट्ठा करना ज़्यादा, ठीक है। बल्क वाली प्रॉपर्टीज अब हम देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म फिजिकल फॉर्म, आखिर उसकी फिजिकल फॉर्म क्या होगी वो भी हम पहले से ही डिज़ाइन कर दें। पीछे बताया था ना मैंने कि आखिर उसकी मतलब उसकी फॉर्म क्या रहेगी, लिक्विड में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, तो वही बात है फिजिकल फॉर्म। हमारी ड्रग किस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। सो बिफोर फॉर्मुलेशन द ड्रग वी नीड टू चेक द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग विच वी प्रिपेयर। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यार, कॉमन सी बात है, जब भी आप कोई ड्रग डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके आपको पता तो होगा ना कि कौन सी फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो, डोजेज फॉर्म कौन सी डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म बना रहे हो, लिक्विड बना रहे हो या गैस बना रहे हो, ये तो मेन बात है यार। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज उसकी देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म माने कि मॉर्फ का मतलब सीधा सीधा फॉर्म होता है, मतलब मैनी फॉर्म। एक से ज़्यादा ड्रग होती है ना कि कई कई फॉर्म में आती है। जैसे आपने देखा होगा पैरासीटामोल का ही देख लो, पैरासीटामोल टैबलेट के रूप में भी आती है, फिर छोटे बच्चों के लिए सिरप्स में भी आती है, और पैरासीटामोल में सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी 2 तरह की आती है, 650 और 500 mg। तो यही पॉलीफॉर्मिज्म यानी कि मैनी फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म में ड्रग एग्जिस्ट कर सकती है। यह वही बात की गई, एक ड्रग की वो एबिलिटी, ठीक है, ड्रग सब्सटेंस की वो एबिलिटी जो एग्जिस्ट कर सकती है मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फेज में, ठीक है। और इसी पूरे फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये आपको पता भी होगा। जैसे एग्जांपल में बताऊँ, कॉर्टिसोन एसीटेट, ये सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी है, ओके। दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड मे बी डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, पैटर्न, सॉलिबिलिटीज, स्टेबिलिटीज एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो सॉलिड है एक जगह एक लिक्विड है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी, कॉमन सी बात है यार ये तो, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया। देखो ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जो आपने यूनिट नंबर 4 माइक्रोमेरेटिक्स में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी थी 4 सेम में भी, ठीक है। नहीं देखे तो फिर यहाँ पर देख लो एक बार। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इनको आप नज़रअंदाज भी कर रहे होगे कि पार्टिकल साइज ही तो है यार, शेप ही तो है, सरफेस एरिया ही तो है, बट नहीं, यही बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर देते हैं यही चीज़। दीज प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट द बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर ऑफ ड्रग, मीन्स ड्रग अफेक्ट ऑन बॉडी। यही चीज़ें अफेक्ट कर देती हैं बॉडी को,
ठीक है, अब कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज हमारा डायमेंशंस को चेक करते हैं इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। पार्टिकल साइज यानी कि ड्रग का साइज क्या रहेगा। अब पार्टिकल, बस इस चीज़ को याद कर लो, अब पार्टिकल साइज जितना छोटा रहेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने पढ़ा है ना, आपने देखा भी होगा कि आप एक गिलास ले लो, गिलास ले लो, उसमें पानी फिल है और एक गिलास यहाँ पर ले लो, ठीक है, इसमें चीनी घोली है आपने और इसमें घोली है मिश्री। चीनी का बड़ा रूप जो होता है मिश्री। अब आप थोड़ी देर चलाओगे इसको तो कौन सा जल्दी घुलेगा, चीनी जल्दी घुलेगी, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए पार्टिकल साइज मैटर करता है। जितना कम पार्टिकल साइज रहेगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी, ठीक है, इजी टू मिक्स, वही बात की गई। और जितना कम पार्टिकल साइज रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, जनरल बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब आप 5th सेम में हो, ठीक है। फिर पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए हमारे मेथड हैं जो आपने 4th सेम में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कौन कौन से हैं वो, सीविंग मेथड, माइक्रोस्कोपी मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, ओके, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर हम बात करते हैं पार्टिकल शेप के बारे में। शेप का मतलब ओवरऑल शेप ऑफ पार्टिकल, यानी कि उसका टेक्सचर क्या है, ओवरऑल डायमेंशन, चारों तरफ की डायमेंशन चेक करेंगे, पार्टिकल शेप निकाल लेंगे। जैसे आप सभी को बताया ये सर्कल शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ऐसे ही, ठीक है। पार्टिकल साइज एंड शेप ऑफ ड्रग ऑल्सो स्टडीड बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। देखो ये पढ़ना हमको इसलिए जरूरी होता है प्री फॉर्मुलेशन में, बिकॉज सबको पता है जो रिसेप्टर होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक साइज होता है, स्पेसिफिक शेप रहती है, ठीक है। आपको पता भी होगा, जैसे कोई रिसेप्टर है हमारा, अब देखो यहाँ पर ड्रग है हमारी, 2 तरह की ड्रग है। अब कोई मतलब 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक ने बनाई है ये वाली ड्रग और एक ने बनाई है ये वाली ड्रग। अब दोनों ड्रग एक जैसी हैं, मतलब अफेक्ट दोनों का सेम है। मतलब कोई यहाँ पर ये हिस्टामिन का रिसेप्टर है, ये सोचो, हिस्टामिन का एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर, मतलब हिस्टामिन का रिसेप्टर है और एंटी हिस्टामिनिक की ड्रग है, दोनों एंटी हिस्टामिनिक है। अब कौन सी ड्रग यहाँ पर फिट होगी, सबको पता है यार ये वाली ड्रग फिट होगी। तो इसीलिए शेप साइज इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, ध्यान ना, अब भूलना मत ये बात, ठीक है। पार्टिकल साइज शेप आपने पढ़ लिए हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये 2 तरह की फॉर्म होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करिए, इन फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म। तो दोनों के बारे में यार सबको पता है, आपने पढ़ रखा है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है, इसमें जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डिफिनाइट फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल अरेंज रहेंगे अच्छी तरीके से और शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इनका, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। एमोफोस फॉर्म में क्या रहेगा, खुरदुरे से रहेंगे, मतलब कोई भी छोटा रहेगा कुछ बड़ा रहेगा, ऐसे अनडेफिनाइट और इरेगुलर फ्रेम में रहेंगे, ओके। और इसका मतलब वेरी कर सकता है टेम्परेचर, कोई भी फिक्स नहीं है, बट इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा एक, ओके। देखो फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सबको देखो शेप देखो सबकी ट्राइंगुलर है, ठीक है, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता है, दिख भी रहा होगा आपको। ये मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। एग्जांपल की बात करें जैसे डायमंड हो गया, NaCl हो गई, मेटल ग्रेफाइट रहेगा, ये सारे एग्जांपल क्रिस्टलाइन फॉर्म के। एमोफस फॉर्म के जैसे गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गई, क्वार्ट्ज स्टोन। हमने पत्थर देखे है ना, पत्थर कहीं कहीं से खुरदरा रहता है, वही चीज़ एमोफस फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और ये एनिसोट्रॉपिक रहते हैं, आइसोट्रॉपिक रहते हैं, सिंपल सी बात है। और ये सारी बात वही लिखी गई है, बताई हुई है कि एमोफस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म कितने हार्डनेस टेंस पे आप पढ़ लेना, ओके। अब देखो, अब बात करेंगे इंटरेस्टिंग चीज़, फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। ये भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अभी आपके समझ में आ जाएगा आगे। देखो फ्लो प्रॉपर्टीज में क्या है, द फ्लो ऑफ पाउडर ड्रग डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, डेंसिटी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। चारों चीज़ों के ऊपर हमारे जो फ्लो प्रॉपर्टीज रहती है, फ्लो पाउडर इसके बेस्ड रहते हैं चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग एंड टैबलेट प्रोसेसिंग। जब हम बनाएंगे कुछ चीज़ को, जब मिक्सिंग वगैरह करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी, ओके। फ्लो प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट इफिकेसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन आपने जिसने अब ये इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हो तो यूनिट 2 में पढ़ोगे, जब टैबलेट पढ़ोगे, ठीक है, उनमें कंप्रेशन आएगा, तो जो टैबलेट बनती है ना वो कंप्रेशन के थ्रू ही बनती है, तो उसमें अफेक्ट करेंगे ये फ्लो प्रॉपर्टीज। आगे आगे जाके आप देखो भी लोगों, देखो तीनों चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 4th सेम में। फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइन बाय, फ्लो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के हमारी 3 चीज़ें, एंगल ऑफ रिपोज, हॉर्सनर रेशियो, कार्स इंडेक्स। तीनों आपने पढ़े भी थे, पेपर में भी आए थे, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला ये है, Q इजिकल टू 10⁻⁻ℎ/r। दूसरा हॉर्सनर रेशियो, पहले बता देते हैं, Q क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, H क्या है, हाइट ऑफ पाउडर, जब पाउडर को हम छोड़ते हैं, देखो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो। H इसकी रेडियस। हॉर्सनर रेशियो क्या है, हॉर्सनर रेशियो इज इक्वल टू टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। कार्स इंडेक्स क्या है, कार्स इंडेक्स हमारा है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं,
टैप्ड माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी। ओके, देखो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ की बात करी है। अब थर्ड प्रॉपर्टीज आती है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यही बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो बस, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। सॉल्युबिलिटी may be defined as the maximum concentration of solute that can be dissolved in a given solvent at given temperature and pressure। 7th क्लास 8th क्लास में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वही ये लिख रही है। सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वह मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि डिजोल्व हो जा रही है एक गिवन सॉल्वेंट में, जो हमको सॉल्वेंट दिया है उसमें एक सॉल्यूट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो मिक्स हो जा रही है नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिलेक्शन सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं अपने फॉर्मुलेशन में। ओके, अब सॉल्युबिलिटी भी हम तीन चीज़ देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि pKa, दूसरा pH, तीसरा पार्टीशन कोफिशिएंट। तीनों चीज़ आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, फिर भी हम देखेंगे एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना नहीं पढ़ते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन में आप देखते होगे क्या ड्रग हमारी आयनाइज्ड है या अनआयनाइज्ड है। तो मैनी ड्रग्स आर वीक एसिड और वीक बेस। कुछ हमारी ड्रग ऐसी होती है जो वीक एसिड होती हैं, कुछ वीक बेस रहती हैं। द एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है ना ड्रग का, वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर ही डिपेंड रहता है। जैसे कि जो अनआयनाइज्ड ड्रग रहेगी वो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा परमिएबल होगी। सबको पता है यार, सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड सॉल्युबल होती है। अब लिपिड सॉल्युबल हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास कोई लिपिड वाली ड्रग जाएगी तो वो ईजिली क्रॉस कर जाएगी, ईजिली परमिएबल हो जाएगी। वहीं कुछ आयनाइज्ड ड्रग जाएगी, वो आयनाइज्ड ड्रग सबको पता है वाटर सॉल्युबल होती है, तो वो कम परमिएट करेगी। ठीक है, कम क्रॉस कर पाएगी। आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं हेंडरसन हेजलवेट इक्वेशन से। ठीक है, देख लो इक्वेशन, सबको पता है। एसिडिक ड्रग के लिए pKa प्लस लॉग आयनाइज्ड ड्रग अपॉन आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड ड्रग, दूसरी pKa प्लस लॉग अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन आयनाइज्ड ड्रग। ये बेसिक के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। ओके, अब बात करते हैं pH। pH तो देखो सबको पता है यार, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, pH हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ओके, ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात करते हैं हम पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट देखो पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा रेशियो होता है, रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट इन ऑयल फेज एंड वाटर फेज। दो फेज होते हैं ना हमारे, वाटर फेज और ऑयल फेज, तो दोनों में ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है वो हम चेक करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की मदद से। केडी क्या है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, CO अपॉन CW। CO मतलब ऑयल, W मतलब वाटर। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट कैन बी डिटरमाइन दिस नेचर ऑफ ड्रग आइदर हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। देखो पार्टीशन कोफिशिएंट की मदद से ही हम पता लगा पाते हैं कि हमारे ड्रग का नेचर क्या है, या तो हाइड्रोफिलिक होगी या लिपोफिलिक होगी। ठीक है, अगर देखो केडी क्या है कि पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा आती है तो ड्रग हमारी लिपोफिलिक रहेगी, और कम आती है तो हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक रहेगी। ओके, अंडरस्टैंड। देखो अभी आपने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म कर चुके हो आप। सेकंड अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ओके, देखो जिसको लग रहा होगा ना कि वीडियो बड़ी होती जा रही है, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने अभी समझी हैं, एक बार आप देख लो। नोट्स आपके पास हैं ही ऑलरेडी, मैंने दिए हुए हैं, जो हमसे ज्वाइन हो रखा है उनके पास हैं, तो उनको देख लो एक बार, आप खुद से पढ़ के देख लो, फिर दोबारा आ जाना वीडियो पर, यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर देना। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। देखो अभी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हो, बट अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल तो उसका मतलब शेप देख लिया, साइज देख लिया, उसका pH क्या है, pKa क्या है वो देख लिया। अब बात करेंगे केमिकली क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। केमिकल से सिंपल मीन्स है रिएक्शन, सिंपल बात है यार, रिएक्शन। ठीक है, तो कोई रिएक्शन होती है ना कि पूरी ड्रग को ही चेंज कर सकती है, तो वही रिएक्शन आप देखने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, 5 रिएक्शन है हमारी, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। 5 रिएक्शन आपके सिलेबस में दी गई हैं, तो हम बात करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस सिंपल सी बात है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, किसी भी ड्रग का अगर ब्रेकडाउन होता है, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का अगर ब्रेकडाउन होता है किसकी मदद से, वाटर की मदद से, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाई जाती है हाइड्रोलाइसिस। ओके, वही बात लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ओके, ड्रग सच एज ईथर, एमाइड्स एंड लैक्टेंस, लैक्टम है ये, अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। जो ड्रग होती हैं जैसे हमारी ईथर वाली ड्रग है, एमाइड्स वाली ड्रग है, लैक्टम, बीटा लैक्टोमाइड एंटीबायोटिक्स हैं, वो हमारी हाइड्रोलाइसिस अंडरगो हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो कर ही देती हैं। टू स्टॉप दिस वेरियस बफर सब्सट्रैक्टेंट एंड कंपैसिबिलिटी एजेंट यूज। अब देखो ये जो ड्रग है हमारी, हमको कैसे पता चले कि ये
रिएक्ट कर सकती हैं, क्योंकि हमने पहले से ही टेस्टिंग कर चुके हैं, हम ड्रग को बनाने से पहले ही टेस्ट कर चुके हैं कि हाइड्रोलाइसिस से ये वाली ड्रग इफेक्ट कर सकती है। अब जब हमको पता है कि ये हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये ड्रग खराब हो सकती है, तो हम पहले से ही इस चीज़ को ओवरकम करते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू स्टॉप दिस वेरियस बफर सर्फेक्टेंट एंड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज। तो हम इस चीज़ को कम करने के लिए पहले से ही बफर का यूज़ करेंगे, सर्फेक्टेंट का यूज़ करेंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। जब हम पहले से ही उसको यूज़ करके चलेंगे तो भाई बाद में जाके दिक्कत क्यों होगी, सिंपल सी बात है। द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू वाटर। और इसको हम प्रिवेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि वाटर के एक्सपोज से ही दूर रखें। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस ये हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीडेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऑक्सीडेशन हमारी प्रोसेस होती है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। ओके, इट इज़ अ कॉमन पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन। बहुत कॉमन पाथवे होता है डिग्रेड करने का कोई भी फॉर्मुलेशन को। ओके, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज्ड। हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पहले से ही डाल देते हैं। आप ड्रग अभी आप पढ़ोगे ना फॉर्मुलेशन ड्रग में, देखोगे हर जगह एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर रहे हैं पहले से। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं, देखो ये रिएक्शन एग्जांपल लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ओके, इथेनॉल से हमारा एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड से हमारा एसिटिक एसिड है। ये तो सिंपल रिएक्शन आप बचपन में पढ़ी थी आपने। थर्ड रिएक्शन हमारी रिडक्शन है। रिडक्शन वही है, उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन की मदद से जो मेटाबॉलिज्म, जो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म कराता है ना लीवर, जो ये P450 एंजाइम है, ये हमारे लीवर में रहता है और ये रिड्यूस्ड करता है, मेटाबोलाइज करता है ड्रग को। तो ये क्या रिड्यूस करा है, तो रिडक्शन करा रहा है ड्रग की। ठीक है, रेसिमाइजेशन, यार भली बात ही बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा। रेसिमाइजेशन तो फोर्थ सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे। ठीक है, रेसिमाइजेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पर सेम अमाउंट में लीवो रोटेटरी भी रहेगा और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनहेंस्यूमर भी रहेगा। ठीक है, दो तरह के इनहेंस्यूमर होते थे ना हमारे, लीवो और डेक्स्ट्रो। तो रेसिमिक मिक्सचर में दोनों तरीके के प्रेजेंट होंगे और इक्वल अमाउंट में, 50% ये रहेगा तो 50% वो रहेगा, ऐसे। ओके, द रेसिमिक मिक्सचर बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ L and D इनहेंस्यूमर एंड डोंट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। सबको पता है, कोई भी हमारा, ये मान लो यहाँ पर DL, ये हमारा कोई भी रेसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, जितने पार्ट D के रहेंगे उतने ही पार्ट L के रहेंगे। मतलब यहाँ पर 50-50 मान लो, तो ये दोनों को क्रॉस कर देते हैं आपस में, ये इसको काट देता है, ये इसको काट देता है। तो यहाँ पर जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन जो शो करते हैं ये मिक्सचर, वो जीरो करते हैं, नल, यानी कि खत्म, बिल्कुल रोटेशन होगा ही नहीं। यहाँ पर वही बात की, डोंट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन सिंपल प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय एडिशन ऑफ मैनी मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर आके जुड़ जाते हैं तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमर बन जाना। ठीक है, इन दिस प्रोसेस स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज चेन लाइक नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे हमारे मोनोमर रहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, यानी कि ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा किसका, पॉलीमर का। पॉलीमर क्या रहता है, लॉन्ग चेन ऑफ नेटवर्क बना लेंगे, सारे इकट्ठा हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये हमारा पॉलीमर बन गया, ये हमारे सिंगल मोनोमर, ये हमारे सारे एक साथ आ गए पॉलीमर। ओके, देखो अभी आप खत्म कर चुके हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़। हमने समझा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली आपने बहुत अच्छी तरीके से, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी खत्म कर ली हैं। ओके, अभी आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, मतलब थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, बाद में आप आ जाना। ओके, बट हम तो कंटिन्यू करेंगे ना। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम BCS क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ईजिली समझने वाले समझ जाएंगे। BCS का मतलब यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक। ठीक है, BCS की फुल फॉर्म जान लो सबसे पहले। चलो, B से बायोफार्मास्यूटिक, C से क्लासिफिकेशन, S से सिस्टम। तो BCS क्लासिफिकेशन मतलब द बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये डेवलप कब हुआ था, ये सबसे पहले डेवलप हुआ था 1995 में। किसने करा था, एमिडन ने। ओके, एमिडन ने 1995 में BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करा था। ओके, BCS क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। यहाँ पर दो चीज़ें कही गई हैं, क्या, एक है हमारा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, दूसरा परमिएबिलिटी। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरे ड्रग्स को क्लासीफाई कर देते हैं। ये BCS क्लासिफिकेशन इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। सबको पता है, ये दो चीज़ें ही समझते हैं पहले। सॉल्युबिलिटी सबको पता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट।
ठीक है। और परमेबिलिटी यानी कि वो ड्रग कितनी जल्दी परमेबल हो जा रही है हमारे सेल्स में, हमारी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी समझ गए, परमेबिलिटी समझ गए। अब समझते हैं BCS क्लासिफिकेशन को, ठीक है। यहाँ पर वही बात की है। सो फर्स्ट वी नो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैंने बता दी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड जो कि डिजॉल्व होते हैं गिवन सॉल्वेंट है। परमेबिलिटी यानी कि उसकी एबिलिटी, किसकी, ड्रग की एबिलिटी कितनी जल्दी वो पास कर रही है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये ड्रग है, तो इसको पास करती है ना, जब भी तो एब्जॉर्ब होगी, तो कितनी जल्दी पास कर रही है इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, वही हमारी परमेबिलिटी होती है, ठीक है। और दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। आपकी इंडिया की फार्माकोपिया कौन सी है, IP, इंडियन फार्माकोपिया। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारे USP पर बेस्ड है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पर। ओके, गॉट इट। देखो अब इस BCS क्लासिफिकेशन के ऊपर चार क्लास में हमारी ड्रग्स क्लासीफाई करी गई हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। यहाँ पर आप छोटे से में समझो, सॉल्युबिलिटी एक कॉलम दे रखा है, एक कॉलम परमेबिलिटी, और लास्ट वाला एग्जाम्पल के ऊपर है। एग्जाम्पल को छोड़ दो भी, इनको समझो। देखो जो क्लास 1 की ड्रग रहेंगी वो हाई सॉल्युबल रहेंगी, हाई परमेबल रहेंगी, ठीक है। क्लास 2 की जो रहेंगी वो लो सॉल्युबल रहेंगी बट हाई परमेबल रहेंगी। क्लास 3 की हाई सॉल्युबल रहेंगी बट लो परमेबल रहेंगी। क्लास 4 की लो सॉल्युबल रहेंगे और लो ही परमेबल रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्लास 1 की ड्रग का मेटोप्रोलोल, क्लास 2 का निफेटिपिन, क्लास 3 का सिमेटिडीन, क्लास 4 का क्लोरथायाजाइड। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, क्लोरथायाजाइड, तो क्लोरथायाजाइड हम सिंपल से कह सकते हैं क्लोरथायाजाइड हमारी ऐसी ड्रग है जो कि लो तो सॉल्युबल है और लो ही परमेबल है। बहुत जल्दी ना तो सॉल्युबलाइज्ड हो रही है ना ही परमेबल हो रही है, ठीक है। हम ऐसे बता सकते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो क्लास 1 की बात करते हैं सबसे पहले। सो क्लास 1 क्या है, हमारी ऐसी ड्रग्स है जो हाई सॉल्युबल है और हाई ही परमेबल है। एग्जांपल मेटोप्रोलोल, प्रोपेरेनोल, डिल्टियाजाम। और देखो जब क्लास 1 की ड्रग है वो इजीली सॉल्युबल है, मतलब हाईली सॉल्युबल है और हाईली ही परमेबल है, तो आइडियल रहेगा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा ये, क्योंकि जल्दी सॉल्युबल हो जा रही है, जल्दी परमेबल हो जाए तो जल्दी इफेक्ट भी शो होगा। हाई बायोएबिलिटी इसलिए हाई रहेगी क्योंकि जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। रैपिड एब्जॉर्प्शन, जैसे अभी बता दिया, रैपिड एक्शन, रैपिड डिसॉल्व। ओके, सिंपल सी बात है। सेकेंड क्लास देखते हैं हम। दीज ड्रग हैव लो सॉल्युबिलिटी बट हाई परमेबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी तो कम होती है बट परमेबिलिटी उतनी ही रहती है, हाई। एग्जाम्पल निफेटिपिन, नेप्रोक्सेन। ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनका भी, बट रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन तो रैपिड होगा, क्यों, क्योंकि परमेबिलिटी हाई है अब भी, बट डिजॉल्व उसका स्लोली होगा क्योंकि डिजॉल्व यहाँ पर सॉल्युबिलिटी उसकी लो है। ओके, क्लास 3 की बात करते हैं हम। ये हमारी जो रहेंगी हाई सॉल्युबल रहेंगी बट लेस परमेबल रहेंगी। एग्जांपल सिमेटिडीन, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन। देखो आप इस वाले चार्ट को याद कर लो बस, बाकी जितनी लैंग्वेज लिखी गई है आगे आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। और जो क्लास 3 की ड्रग है वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उनका भी। ड्रग एब्जॉर्ब लिमिटेड, जब देखो ड्रग की परमेबिलिटी ही कम है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी लिमिटेड ही रहेगा। ड्रग डिजॉल्व रैपिडली, ड्रग का डिजॉल्व तो रैपिडली होगा ही होगा क्योंकि हाईली सॉल्युबल है। बायोएबिलिटी लो हो जाएगी इसकी क्योंकि परमेबिलिटी इसकी लो है। ओके, अब बात करते हैं हम क्लास 4 की ड्रग की। तो क्लास 4 की हम बात करते हैं, दोनों ही चीज़ें लो रहेंगी, सॉल्युबिलिटी भी इसकी लो है और परमेबिलिटी भी इसकी लो है। जैसे टैक्सोल हो गया, सिफेक्सिम हो गया, क्लोरथायाजाइड हो गया, ऐसे। एग्जाम्पल मतलब और बात करते हैं तो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पुअरली होते हैं, तो आपने देखा भी होगा जो क्लोरथायाजाइड वगैरह डायूरेटिक्स, ये डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल है एक। तो इस ड्रग का ना हम IV के रूप में लेते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही इसका कम रहता है। ओके, लो डिजोल्यूशन, स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लो एक्शन। सिंपल सी बात है यार, जब ना तो डिजोल्व हो रही है जल्दी ना ही परमिएबल हो रही है तो एक्शन कहाँ से देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। अल्टरनेट इंजेक्शन रूट ऑफ एडमिशन, मैंने देखो ये लाइन पढ़ी भी नहीं फिर भी मेरे को पता है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है क्लोरथायाजाइड हमारी IV के रूप से लेते हैं हम, ठीक है। जनरल सी बात है, जो हॉस्पिटल में अभी आपने काम भी करा होगा तो आपको वहाँ पर पता भी होगा। अल्टरनेट इंजेक्शन देते हैं हम इसका, ओरल नहीं देते, इसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन बात करते हैं इस BCS क्लासिफिकेशन के ऊपर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, टू प्रिडिक्ट इन विवो, यानी कि विवो का मतलब बॉडी से रिलेटेड, टू प्रिडिक्ट इन विवो परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग बाय मेजरिंग सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। देखो हम पहले से ही, जब हमको देखो क्या पता है, पहले से ही हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी भी हमको पता है, परमेबिलिटी भी तो पता है। तो हम ये थोड़ी है कि बॉडी में वो जा रही है फिर उसका इंतजार कर रहे हैं, नहीं, हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ड्रग की। ये जब भी तो BCS क्लासिफिकेशन आया है पूरा। ओके, फिर ड्रग डिस्कवरी और रिसर्च में इसका बहुत बड़ा रोल है।
प्रिडिक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि कौन सी ओरल ड्रग इजीली अवेलेबल है, कौन सी आईवी के रूप में देगी, ठीक है। और इट इम्प्रूव द सॉलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ ड्रग बाय चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। अब हमको पता है जैसे ये वाली ड्रग है, क्लास 4 की ड्रग है, ये हमारी कम सॉल्युबल है, कम परमेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि वो ईजिली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, ईजिली जल्दी हमारा सॉल्युबलाइज हो जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा BCS क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशन। फर्स्ट है आपका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म टैबलेट, यानी कि सबसे पहले हमको एप्लीकेशन पढ़नी है सॉलिड डोजेज फॉर्म की। सॉलिड डोजेज फॉर्म सिंपल सी बात है, टैबलेट को ही हम कहेंगे, है नहीं, जनरल सी बात है। देखो, तो पहले सॉलिड के बारे में बात कर लो थोड़ा। सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारी ज़्यादातर यूज़ होने वाली ड्रग है और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी सॉलिड डोजेज फॉर्म ही हो रही है, ठीक है। और जो 70% ऑफ ड्रग है ना मार्केट में, वो सॉलिड ड्रग ही हैं। ओके, और ऑल्सो प्रेफर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्यू टू हाई सेफ्टी एंड लो कॉस्ट। देखो, सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या रहता है कि एक तो बजट कम रहता है, मतलब कम कॉस्ट में ही बन जाती है, और बहुत ज़्यादा हाई सेफ्टी रहती है इनकी। ओके, अब प्री फॉर्मुलेशन की बात करें इसमें, तो प्री फॉर्मुलेशन वही है यार, फर्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग का, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले ही स्टडीड कर लेते हैं बिफोर फॉर्मुलेशन। ओके, अब बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी क्या रहेगा, देयर आर फॉलोइंग पैरामीटर विच आर कंसिडर्ड आर स्टडीड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखो, एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे ना, कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के बनाने से पहले, ठीक है। यहाँ पर हम वही कुछ प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ने वाले हैं जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना, वही चीज़ है। ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या करेंगे, चेक करेंगे उसका कलर, टेस्ट, ऑर्डर, सब कुछ वही है पीछे वाला। प्योरिटी देखो नेसेसरी होती है, रॉ मटेरियल की चेक करेंगे, और अगर इम्प्योर हमारी ड्रग रहेगी तो वो उसकी स्टेबिलिटी को, उसके कलर को, उसके टेस्ट को अल्टर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकती है। फिर है पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया, वही बात है। ये प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट करती है हमारी सोलिबिलिटी को, डिसोल्यूशन रेट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिर सॉलिबिलिटी तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ही है, आप पूरा BCS क्लासिफिकेशन पढ़िए, वो भी सॉलिबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड था ना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट डिसोल्यूशन रेट, आखिर उसका ड्रग का डिसोल्यूशन रेट क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट इज़ द स्पीड और रेट एट विच ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व इन मीडियम, मतलब हमारे पेट में देखो GI फ्लूइड रहते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक फ्लूइड रहते हैं, उसमें ड्रग पहले जाके डिसॉल्व हो रही है ना, तो किस रेट से हो रही है उसी को हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन रेट। ओके, डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डिसोल्यूशन रेट, ठीक है। जब सबसे पहले डिसोल्यूशन रेट ही चेक होगा, जब आगे जाके कुछ ड्रग परफॉर्म कर पाएगी। पार्टीशन कोएफिशिएंट वही आप यहाँ पीछे पढ़ के आए हो, अभी आयनाइजेशन कांस्टेंट भी आप देख के आ चुके हो, वही चीज़ें जो पीछे पढ़ी है। पॉलीमॉर्फिज्म सेम भाई, डेंसिटी, फ्लोएबिलिटी और बेटेबिलिटी, ये कुछ हमारे ऐसे पैरामीटर हैं जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग की हैंडलिंग और ड्रग की ट्रांसपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है हमारा, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट वगैरह ये सब अफेक्ट कर सकती है हमारी स्टेबिलिटी को, ड्रग की स्टेबिलिटी को। ओके, इसीलिए हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस भी अभी पीछे करा था। ओके, अब देखो सेकंड हमारा टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अभी हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए पढ़ा था। अब हम बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। ओके, देखो सबसे पता है सॉलिड फॉर्म के बाद जो ड्रग आती है सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में मार्केट में, वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में आती है। ओके, अब क्यों, क्योंकि इजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, वैरायटी ऑफ डोजेज फॉर्म हमारे प्रेजेंट रहते हैं, लाइक सिरप के रूप में, इमल्शन के रूप में, सस्पेंशन के रूप में। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है मेरे द्वारा, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने दोबारा से नहीं करी है, सीधे सीधे वही प्रॉपर्टीज। देखो पैरामीटर्स है ना, सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, स्टेडी, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट सिस्टम, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, फ्लोएबिलिटी, सब वही चीजें हैं यार जो अभी आप पीछे पढ़ चुके हो, अब भी दोबारा पीछे पढ़ जाए तो वही चीज आपको लिखनी है, सेम है सॉलिड फॉर्म, यहाँ पर मैंने बताया गया है सेम है सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आपका प्री फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। पेरेंटल मतलब होता है आउटसाइड इंटेस्टाइन, यानी कि सीधा सीधा इंजेक्शन समझ लो आप। ओके, व्हेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर देन और एंट्रल रूट इज कॉल्ड पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब यही है कि हम डायरेक्टली इंटेस्टाइन में नहीं जा रही ड्रग। देखो ओरल जब आप ड्रग ले रहे हो तो वो इंटेस्टाइन में जाएगी ही जाएगी, बट जब आप पेरेंटल ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, तो वो डायरेक्ट ब्लड जाएगी। ओके, अब कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, इसमें भी वही चीज़ है जो भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी।
बल्क कैरेक्टराइजेशन में वही दो चीज़ें थी, हमने पीछे पढ़ी थी, पार्टिकल साइज, पार्टिकल फॉर्म। दूसरी, और देखो इसमें क्रिस्टल फॉर्म ही रहनी चाहिए पार्टिकल की, ठीक है, पेरेंटल में ध्यान रखना। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी पीछे पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, फॉर्सनर रेशियो, ये सब। और फिर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म ऑलरेडी चेक, पार्टीशन कोएफिशिएंट, स्टेबिलिटी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, क्रोमेटोग्राफी स्टडी, सिलेक्शन करना, सॉलिडिटी, सब कुछ आप पढ़ चुके। और ये जो दो चीज़ें हैं ना इसमें, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये आप यूनिट 5 में पढ़ोगे, इसमें फार्माकोग्नोसी में, यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। बट जितनी भी ये प्रॉपर्टीज है ना, सब पीछे पढ़ी हैं, अभी यहाँ पर जो देखी थी ये सब इसमें सॉलिड वाले में जो देखी वही है, ठीक है। और फ्री फॉर्मेशन जब आपने स्टार्टिंग में देखा था वहां पर भी पढ़ी, तो ऐसा मत समझना कि सर ने पढ़ाया नहीं, देखो सब कुछ पढ़ा दिया है, बट ऐसा आप देखो यहीं पे मैं अलग चीज लिख दूं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है मेरे को चीजों को इजीली बना, ओके। अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है प्री फॉर्मुलेशन इम्पैक्ट स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी पर प्री फॉर्मुलेशन का? प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। बहुत ज़्यादा ये प्री फॉर्मुलेशन जो स्टडीज करते हैं हम, बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन होता है इसका स्टेबिलिटी में, डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी में। बाय एनालिसिस फॉलोइंग फैक्टर: टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, लाइट रेडिएशन, पीएच, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आयनिक स्ट्रेंथ, presence of reacting solvents, presence of trace metals, oxygens, oxidizing agent। देखो ये जितनी भी अभी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं, तो बाय स्टडीज दीज ऑल फैक्टर्स बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म सो ड्रग स्टेबिलिटी बी इंक्रीज। अब सिंपल बात है, ये सब चीजें आप पहले से ही पढ़ चुके हो, पहले से ही पढ़ोगे, पहले से ही डिटरमाइन कर लोगे कि कोई ड्रग बना रहे हो, मतलब आप समझो कि बना रहे हो, उसका टेम्परेचर आपने देख लिया 30 पर अच्छी रहेगी, 30 डिग्री अच्छी रहेगी, मॉइस्चर इतना देख लिया, लाइट इतनी देख ली, पीएच आपने देख लिया 5 पेज पर ड्रग सही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की नो ग्रोथ है, आयनिक स्ट्रेंथ देख ली, अनायनाइज फॉर्म अच्छी है। ये सब आप पहले से ही प्री फॉर्मुलेट करके बैठे हो, प्री प्लान करके बैठे हो, ड्रग का डिजाइन इजीली अवेलेबल होगा, फिर तो आप सीधा सीधा वो मेजर करते जाना है, हाँ भाई इतनी चीज़ मैंने पढ़ी रखी है, इतनी चीज़ पर स्टेबल रहेगी ड्रग, बनाते जाओ, बहुत ईजी पड़ जाएगा, है ना, सोचने वाली बात है यहाँ पर। इसी वजह से प्री फॉर्मुलेशन आपके कोड में भी डाली गई है और इंडस्ट्रियल में तो काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका प्री फॉर्मुलेशन का। अब देखो गाइस, पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए लेक्चर 1 को हम यहीं पे विराम देते हैं। और ईजिली देखो नोट्स के लिए सिंपल हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।